नमस्कार, मैं रविश कुमार। तो मंत्रिमंडल का विस्तार जात पात के आधार पर हुआ या कामकाज के आधार पर? प्रधानमंत्री के मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के नारे में क्या क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन जब रविवार को प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो उनके मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या 44 से बढ़कर 66 हो गई। सुप्रीम कोर्ट के तय कोटे के अनुसार अभी भी 12-13 लोग बन सकते हैं। यूपीए के वक्त यह संख्या 72 तक पहुंची थी, जिसकी आलोचना तब बीजेपी करती थी, अब कांग्रेस कर रही है। 26 मई को जब प्रधानमंत्री के साथ उनके मंत्रियों ने शपथ ली थी, तब अगले दिन सारे अखबारों की सुर्खियां सोमवार की तरह नहीं थी। उनमें इस बात की तारीफ थी कि सरकार पतली दुबली और फुर्तीली है। 72 की जगह 44 मंत्री ही बने हैं। जैसे ये टाइम्स ऑफ इंडिया का उस दिन का ये हेडलाइन है, आई नरेंद्र मोदी ऑल द वे, दिस गवर्नमेंट बियर्स द पीएम्स स्टैम्प लाइक फ्यू हैव बिफोर, इट्स कॉम्पैक्ट एंड हैज मोस्टली हिज पीपल, पीएम इंडक्ट्स गो गेटर्स एंड वोट गेटर्स। ये सोमवार के अखबार में किस तरह से सुर्खियां बदल जाती हैं। गो गेटर्स के साथ साथ वोट गेटर्स भी जगह पा लिया है। कई अखबारों में इस बात का खासतौर पर जिक्र था कि प्रधानमंत्री की पसंद ही चली है और सिर्फ योग्यता के आधार पर मंत्री बनाए गए हैं। तब इकोनॉमिक टाइम्स ने 27 मई को जो हेडिंग लगाई थी वो बहुत दिलचस्प है, अब की बार छोटी सरकार। और खबर में लिखा कि मोदी ने अपनी सरकार की शुरुआत में ही कैबिनेट मंत्रियों की संख्या को 29 से 24 कर दिया और कुल मंत्रियों को 72 से घटाकर 45। इसी अखबार ने 10 नवंबर को लिखा, हेडलाइन लगा, नाउ अ मैक्सिमम गवर्नमेंट। मोदी का चुनाव में कम भारी भरकम और काम की सरकार देने का वादा चरमरा गया, ये अखबार लिख रहा है। रिपोर्ट में उनका मंत्रिमंडल में जंबो साइज का यानी 66 मंत्रियों का हो गया उनका मंत्रिमंडल, जो यूपीए के 71 मंत्रियों से 5 ही कम है। विस्तार से पहले कहा जा रहा था कि सिर्फ मेरिट के आधार पर मंत्री बनेंगे, जाति या किसी और आधार पर नहीं। 26 मई के आसपास इस बात की भी चर्चा होती थी कि मोदी मंत्री तो कम रखेंगे ही, कई मंत्रालयों को मिलाकर एक नया मंत्रालय भी बनाएंगे ताकि उनमें तालमेल बेहतर हो। योजना आयोग के खात्मे को इसी दिशा में बताया गया था। कई राज्यों की चुनावी मजबूरियों के कारण केंद्र में वही पुराना हाल रहेगा। जब पत्रकार मजाक में लिखा करते थे कि खेल मंत्री कोई और है और कूद मंत्री कोई और। एक और बहस हो रही है कि जाति अभी तक मेरिट बनी हुई है। रामकृपाल यादव मेरिट के कोटे से बने हैं या यादव जाति के प्रधानमंत्री बेहतर बताएंगे। BLLB हैं और 93 से कई बार सांसद रहे हैं। आप पेयजल राज्य मंत्री बने हैं, जो पहले उपेंद्र कुशवाहा के पास था। कई पत्रकारों ने लिखा है कि बिहार की चुनावी राजनीति ने रामकृपाल यादव को मंत्री बनवा दिया। गिरिराज सिंह जब पहली बार मंत्री नहीं बने तो कई पत्रकारों ने लिखा कि मोदी को वोट न देने वालों को पाकिस्तान भेजने का बयान देने के कारण मंत्री नहीं बनाया, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के ही प्रधानमंत्री आमंत्रित हो गए थे। इस बार कहा जा रहा है कि इन्हें भी बिहार चुनाव के कारण मंत्री बनाया गया है। स्नातक हैं गिरिराज सिंह, भूमियार जाति से हैं और आक्रामक नेता हैं। दलितों की हत्या करने वाले रणबीर सेना के मुखिया की तारीफ के भी इन पर आरोप हैं। इनके घर से 1.5 करोड़ रुपए चोरी होने पर काफी हंगामा हुआ था। बिहार सरकार में भी ये 5 साल मंत्री रह चुके हैं। सोशल मीडिया पर उठते सवालों और विपक्ष के आक्रामक हमले का जवाब देने के लिए शाम को नए सूचना प्रसारण मंत्री अरुण जेटली खुद सामने आए। उन्होंने हर सवाल का अपना जवाब दिया और कहा कि गिरिराज सिंह के पर कोई केस नहीं है। बिहार सरकार चाहती तो केस दर्ज कर सकती थी। साध्वी निरंजन ज्योति इंटर पास हैं, राम जन्मभूमि विवाद से जुड़ी रही हैं। इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि निषाद जाति से हैं और यूपी चुनाव को देखते हुए राज्य मंत्री बनाया गया। अगर मेरिट पैमाना था तो सदानंद गौड़ा को रेल से हटाकर कानून मंत्रालय क्यों भेजा गया? अखबारों में लिखा गया कि प्रधानमंत्री उनके कामकाज से खुश नहीं हैं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री रविशंकर प्रसाद के कामकाज से भी खुश नहीं थे? कानून के जानकार प्रसाद से मंत्रालय को लेकर गौड़ा को देकर क्या संदेश दिया है? दिल्ली चुनाव के वक्त बीजेपी डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में क्या क्या नहीं कहती थी कि पल्स पोलियो के चैंपियन हैं, ईमानदार हैं। जब वे स्वास्थ्य मंत्री बने तो जानकारों ने कहा कि सही व्यक्ति को मंत्रालय मिला, 5 महीने में ही वे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हो गए। कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन ने कहा कि हर्षवर्धन की जगह वकील जेपी नड्डा को मंत्री बनाया है, तो क्या सरकार मानती है कि हर्षवर्धन नाकाम रहे? आम आदमी पार्टी हर्षवर्धन को लेकर दुखी नहीं है, लेकिन नड्डा के स्वास्थ्य मंत्री बनने को लेकर सुखी है। उनका आरोप है कि एम्स के ईमानदार अधिकारी संजीव चतुर्वेदी के तबादले की सिफारिश करने वाले नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री बनाकर ईमानदार अफसर के साथ नाइंसाफी हुई है। जेपी नड्डा ने इसी जून माह में डॉक्टर हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखी थी। यह मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि एक जांच 1982 बैच के IAS अधिकारी विनीत चौधरी के खिलाफ थी, जो हिमाचल प्रदेश में नड्डा के साथ काम कर चुके थे। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक नड्डा जब 2001 से 3 के बीच हिमाचल में स्वास्थ्य मंत्री थे, अरे वाह, राज्य में भी स्वास्थ्य मंत्री और केंद्र में भी, तो चौधरी स्वास्थ्य विभाग में ही थे। विनीत चौधरी के खिलाफ अप्रैल 2013 में जांच शुरू हुई।
जिसके तुरंत बाद नड्डा ने तब के कार्मिक मंत्री वी नारायण स्वामी यानी यूपीए के मंत्री को चिट्ठी लिखी, जिसमें चतुर्वेदी को एम्स के सीबीओ सतर्कता अधिकारी के पद से हटाने की मांग की गई। 13 अगस्त को चतुर्वेदी को एम्स के सीबीओ पद से हटाने के लिए फाइल नोटिंग जब तैयार हुई तो 24 घंटे के भीतर स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी बड़े अफसरों ने 2 बार फाइल पर दस्तखत कर दिए। ये कमाल है। एम्स के 250 डॉक्टरों और पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त सदस्यों ने पीएम को खत लिखा था कि संजीव चतुर्वेदी को वापस लाया जाए। नड्डा को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जमकर सवाल किए हैं, लेकिन वित्त मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने भी जवाबी हमला बोला और कहा कि कौन कहता है कि उन्होंने गलत मकसद से चिट्ठी लिखी। कुछ लोग कुछ संगठन में फिट बैठते हैं, कुछ नहीं बैठते हैं। यह हितों का टकराव कैसे है? यह तो पब्लिक के हित में है, क्या उन्होंने निजी हित में किया? यह ध्यान में रखिएगा कि विशेषाधिकार प्रधानमंत्री का होता है, आपका नहीं है। फिर बिल्कुल ये ध्यान भी बिल्कुल मत रखिएगा कि इसी विशेषाधिकार के कारण जब यूपीए टाइम में दागी मंत्रियों का मामला आया था तो बीजेपी ने संसद में उनका बहिष्कार किया था। जब वो बोलने के लिए उठते थे तो बीजेपी के सांसद बाहर चले जाते थे। तब कांग्रेसी कहते थे कि पॉलिटिक्स में केस होते रहता है। अब जेटली जी ने कहा कि पॉलिटिक्स में कई लोगों पर केस होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यूपीए टाइम में कई केस में सजा हुई थी। यूपी में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के हर कार्यकर्ता के खिलाफ केस वगैरह हो जाते हैं। वो कठारिया साहब जो आगरा से एमपी हैं उनके संदर्भ में कह रहे थे। उन्होंने साफ साफ ये भी कहा कि यूपीए में मंत्री कौन बनता था, प्रधानमंत्री के पास अधिकार तो था नहीं। एनडीए में मामला अलग है, प्रधानमंत्री हर किसी के तथ्यों की जांच साख की चेकिंग करते हैं। ये कैसे कह सकते हैं कि ये दागी हैं? कांग्रेस को खराब गवर्नेंस तक ही अपने आप को सीमित रखना चाहिए जो उसने दिया है। डिमेरिट में मेरिट निकालना सरकार का काम है और मेरिट में डिमेरिट विपक्ष का। बीच में कुछ काम हमारा भी बच जाता है जो अब शुरू होता है प्राइम टाइम में। हमारे साथ विनोद शर्मा हैं, पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, जीवीएल नरसिम्हा राव साहब हैं, बीजेपी नेता प्रवक्ता, संजय निरुपम प्रवक्ता कांग्रेस, और मनीष सिसोदिया विधायक हैं और प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। अब की बार नरसिम्हा राव जी, जंबो सरकार, छोटी सरकार की जगह ये मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट गवर्नेंस का जो नारा था वो आप 66 तक पहुंच गए मनमोहन सिंह के स्टाइल से। मतलब कुछ भी हो जाए लेकिन जो मंत्रिमंडल का जो ढांचा है वो अब लगभग वही है। मतलब अभी भी 12 लोगों की, अब ये उम्मीद कर सकते हैं 12 और लोग कि मनमोहन सिंह की तरह खेल मंत्री कोई और होगा, कूद मंत्री कोई और होगा। रवीश जी, आप इतने प्रश्न उठाते हैं, इतने प्रश्न आपने लगाया है। हाँ। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को भी लगेगा कि रवीश जी हमारे बड़े भाई साबित हो रहे हैं। हमने 22 लोगों की मंत्रिमंडल का पुराना हो गया। देखिए ऐसा है राव साहब, अरविंद केजरीवाल को जो लगता है सो लगने देखिए 22 सवाल तो बनता। अगर आप ये घोषित कर दे कि हम सवाल ना करें तो मैं कहता हूं कि ये बहुत अच्छा। अगर जनता भी ये स्वीकार कर ले कि सवाल करने पे हम किसी के भाई हो जाएं तो ये तय हो जाना चाहिए। ये तय कर लीजिए और अच्छा है, कानून पास कीजिए, पत्रकार सवाल ना करे, कितना अच्छा है। अब आप जवाब दीजिए, हम कम सवाल करेंगे। ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन अरविंद केजरीवाल के बड़े भाई बताइए। ठीक है, आपने बड़े भाई कह लिया, मैं आपका भी छोटा भाई हूं वैसे। चलिए वैसे हाँ। बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूं, इसमें मुझे कोई संकोच नहीं है। हाँ। अच्छा, आपके प्रश्न की जवाब दूं मैं। हाँ। आप देखिए ये 44 से 66, हाँ 44 से 66 मंत्री बने हैं। ये जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो सरकार की काम से, सरकार के इनिशिएटिव्स के आधार पर, सरकार की जरूरतों के आधार पर संख्या को तय किया जाता है। कोई यूपीए से तुलना करना मैं समझता हूं अपने आप में वो सही बात नहीं होगी, क्योंकि यूपीए के कार्यकाल में कोई काम ही नहीं हो रहा था। जो काम हो रहा था वो जनता को पसंद नहीं था, वो सारा भ्रष्टाचार का मामला था। तो इसलिए जिस प्रकार की नए नए इनिशिएटिव्स इस सरकार ने लिया है, हाँ। कई मंत्रियों के पास 2 या 3 मंत्रालय का प्रभार था। ये उनके लिए एक्चुअली टाइम सभी मंत्रालयों के लिए देना ये संभव नहीं हो पा रहा था। तो ये सच्चाई है। तो प्रधानमंत्री अगर सच्चाई है राव साहब, तो क्या ये सच्चाई स्वीकार करने में 5-6 महीने का वक्त लग गया ना कि इतने मंत्री बनाने पड़ेंगे? या इस तरह से, मैं एक ट्वीट अभी बहुत शब्दशः तो याद नहीं है, लेकिन मोदी जी का भी विपक्ष में रहते हुए इस तरह के विस्तार पर एक ट्वीट था जिसमें उन्होंने आलोचना की थी कि इतने इतने मंत्री बनाए जा रहे हैं। पर ये ठीक है, एक व्यवहारिक बात हो सकती है कि एक मंत्री 3-3 मंत्रालयों के साथ कैसे न्याय करेगा, लेकिन फिर उसी सरकार में कई ऐसे मंत्री हैं जिनके पास 2-2 बड़े मंत्रालय हैं, ऐसी बात नहीं है।
लेकिन मैं कामकाज की बात नहीं कर रहा हूं। ये कहना मतलब 5 महीने 6 महीने में वो ठीक है, कामकाज की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मंत्रिमंडल का आकार तो वही है, मतलब अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आपने जब 44 बनाया तब सबने तारीफ की कि देखिए कितनी स्ट्रीमलाइन कर दिया इन्होंने, सब कुछ चुस्त दुरुस्त कर दिया, अब फिर से वही रिवर्स होके वही कांग्रेस टाइम वाला लॉजिक। सर रवीश जी, गवर्नमेंट का मतलब सिर्फ मंत्री पद का नहीं है, तो इसके अलावा कई सारे प्रशासन जो है, तो हमारी सरकार में और यूपीए के साथ आप कंपेयर करें, एक तरह से प्लानिंग कमीशन को डिसबैंड किया जा रहा है। वो एक बहुत बड़ा एक संस्था के रूप में काम कर रहा था और उसमें कई सारे लोगों को मंत्री बनाकर, एडवाइजर्स बनाकर, मंत्री के दर्जा देकर के उनको बनाया गया। एक डिजास्टर एनडीआरसी थी, नेशनल डिजास्टर कमीशन, उसमें 10-10 लोगों को मंत्री पद दिया गया, मंत्री का स्तर दिया गया था। उसके चेयरमैन को एक कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया था। वो सारे आकार के बारे में पूछ रहा हूं और आप कामकाज की बात कर रहे हैं। का ही एक मैंने तो ये नहीं कहा कि मंत्रिमंडल का आकार बढ़ा दिया है तो सरकार ने काम नहीं किया है, मैंने तो ये कहा नहीं। मैं कह रहा हूं नहीं, ओवरऑल मिनिमम गवर्नमेंट की मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ऐसे कई संस्थाएं जिसकी कोई काम नहीं बची है, वो सारे संस्था को खत्म किया जा रहा है। कोई बड़े बड़े संख्या में कोई एडवाइजर्स की नियुक्ति नहीं किया जा रहा है। तो आप तुलना करें ये हमारे सरकार में, और प्रधानमंत्री तक आपके लिए मीडिया सलाहकार का भी गठन नहीं हुआ, क्योंकि अननेसेसरीली किसी को नहीं रखाया जा रहा है। ये भी जिनकी जरूरत है, क्या पता जिस 2 दिन के बाद करना तो हर पद को जी ठीक है। मैं कह रहा हूं अभी की जरूरत को समझकर, क्यों कई सारे संस्थाएं में बहुत लोगों को अकोमोडेट किया गया, वो सारा एक तरह से खत्म किया जाएगा। और आप सबकी संख्या गिनेंगे, वो सारे मंत्री पद और मंत्री का स्तर पे जो काम कर रहे थे, हमारी संख्या यूपीए से लगभग आधा साबित होगी। तो मैं आपके साथ पूरे नंबर्स लेकर के कभी बहस करूंगा। ये अलग बात लेकिन है। मैंने मंत्रिमंडल के जो लोग हैं, तमाम नगर निगम से लेके एनडीआरएफसी से लेके संजय निरुपम साहब, जो जीवीएल साहब का जो एक की दलील है कि वो ये कह रहे हैं कि आप मंत्रियों की संख्या को आप मैक्सिमम गवर्नेंट ना देखें, जो संस्थाएं हैं सरकार के तहत उनको उन्होंने काफ़ी पतला दुबला किया है, कटाई छटाई की है। कुछ बेकार की संस्थाएं, जैसे योजना आयोग जैसी बेकार की संस्थाओं को बंद किया गया है, जिससे प्राइम मिनिस्टर का प्रेस सलाहकार भी नहीं है। तो ये भी एक मिनिमम गवर्नेंस वाले श्रेणी में आता है। आपको तो खुश होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 80-100 मंत्री बने आपके दौर में भी, इनके दौर में भी, ताकि एक सामान्य सांसद को भी मौका लग जाए कि मंत्री बनने का। रवीश भाई, मैं भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं उनके सवाल पर मुझे हंसी आ रही थी। नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव प्रचार के दरमियान और सरकार बनाने के बाद तत्काल ये कहा था कि मिनिमम गवर्नमेंट होगी, और उसका अर्थ भी उन्होंने समझाया था कि मंत्रियों की संख्या कम होनी चाहिए। कई मंत्रालयों को मिलाकर के एक मंत्रालय किया जाएगा, एक मंत्री के भरोसे 2-3 मंत्रालय दिए जाएंगे। और आज 6 महीने के अंदर उनका जो दोहरापन था, जिसको हम अंग्रेजी में डबल स्पीक कहते हैं, वो साफ दिख रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिन संस्थाओं के संदर्भ में भाजपा के साथी ने जिक्र किया, प्लानिंग कमीशन डिसमेंटल किया, कहा था 2 वीक में बना के देंगे, इसकी जगह कोई नई संस्था, आज 6 महीने होने को है। तीसरी बड़ी बात, जो लोकपाल, सीआईसी, सीबीसी, ये जो प्रमुख संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं के जरिए देश के कामकाज और खासकर अगर भ्रष्टाचार कहीं पे हो रहा है तो उस पर नजर रखने की व्यवस्था है। आज तक इस सरकार ने गवर्नेंस के नाम पे ये सारी संस्थाएं बनाई नहीं है, संस्थाओं के बनाने के लिए कोई पहल भी नहीं की है। रह गई बात कांग्रेस के संदर्भ में, तो पिछले 6 महीने में इस सरकार का कामकाज दिख रहा है। जो भी योजनाएं कांग्रेस की थी, उन्हीं योजनाओं को इन्होंने नया नाम देकर के चालू किया है। उदाहरण के तौर पर हाल के दिनों में मुझे एक सरकारी कागजात हाथ लगा, जो निर्मल भारत अभियान है, अब इसको स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाएगा। ये एक पक्ष हो गया। दूसरी बात, जो मंत्रालय बना है, मंत्रालय कैसा है भाई? लगभग 1/3 मंत्री ऐसे हैं जो दागदार हैं। पता नहीं अरुण जेटली जी कैसे कहते हैं कि बेदाग मंत्री हैं सर। लगभग 11% मंत्री ऐसे हैं जिन पे क्रिमिनल केसेस हैं। 92% मंत्री ऐसे हैं जो करोड़पति हैं, और एवरेज इनका एसेट इनके मंत्रियों का है 14 करोड़। ये बहुत अच्छी बात है, 92% मंत्री करोड़पति हैं। करोड़पति। एक बार पूरी बात सुन लीजिए।
पूरी बात सुन लीजिए। ये नरेंद्र मोदी कहते थे कि हम गरीबों की सरकार लाएंगे, गरीबों की सेवा करेंगे। ये कौन सी गरीबों की सरकार है जिसमें सिर्फ एवरेज जो एसेट है इनके मंत्रियों का वो 14 करोड़ है। आखिरी बात रेल मंत्री अपने चुनाव के समय जो एफिडेविट देते हैं उसमें 6 महीने के अंदर 10 करोड़ उनका अपना एसेट बढ़ जाता है। वो रेल मंत्री कॉम्पिटेंस के नाम पे रेल मंत्री बनाए जाते हैं और 6 महीने में उनको भगा दिया जाता है। एक पर्यटन मंत्री है, पर्यटन मंत्री के लिए अब 6 महीने के अंदर उनको एक नया मंत्रालय दे दिया, आयुष विभाग को मंत्रालय बना दिया। मुझे डर है कि आने वाले दिनों में मोदी जी एक प्लास्टिक सर्जरी मंत्रालय बनाएंगे, एक शौचालय मंत्रालय बनाएंगे। और अब जो आप चर्चा कर रहे हैं मंत्रिमंडल के आकार पे, ये बहुत बृहताकार हो सकता है। मुझे ऐसा डर दिख रहा है। एक सेकंड रुकिए, आपने दागी का उठाया, मैं बाद में आता। मैं अपने एनडीटीवी 2009 की साइट पर देख रहा था, उस समय जब अजय माकन मंत्री बने थे तो उनका भी नाम था दागी मंत्रियों में, उन पे भी कई तरह के मामले थे। तो आज आप यही बात है कि ये दर्शकों को समझने की बात है कि जो जिस तरह के आरोप आपके दौर में लगे उसी तरह के आरोप बीजेपी के दौर में लग रहे हैं और दोनों का बचाव या आक्रमण एक ही सा है। तो जनता प्राइम टाइम देखते हुए कुछ रोटी दलिया भी खाते रहे कि देखिए कुछ हालात बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। इससे पहले मैं मनीष के पास जाऊं, दोनों दलील में जिस तरह से संजय ने धारा प्रवाह गिना दिया कि लोकसभा, लोकपाल, सीआईसी, सीवीसी तो है नहीं आपके पास, अगर आप छोटा कर रहे हैं तो कहीं बना भी रहे होंगे, 2 हफ्ते में आपने प्लानिंग कमीशन नहीं बनाई। लेकिन जो जीवीएल ने जो बात कही कि ये मैक्सिमम गवर्नमेंट नहीं है, ये मिनिमम गवर्नमेंट ही है क्योंकि हम इंस्टीट्यूशंस को छोटा कर रहे हैं। देखिए, एक तरह से जीवीएल की बात सही है, मैं बहुत कम इनसे एग्री करता हूँ। देखिए, मिनिमम गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं कि आपकी काबीना छोटी हो या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स छोटी हो। सरकार का तंत्र जो है उसको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, उसको ज्यादा शार्प करने की जरूरत है। आपके मंत्री 60 हो सकते हैं, 70 हो सकते हैं, लेकिन आप जो कार्यालय हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी जो डुप्लिसिटी है, एक ही डिपार्टमेंट 2-2 काम कर रहे हैं, उनको एक दूसरे में समन्वय उनका ज्यादा बिठाएं और ताकि जो मंत्री आदेश देते हैं उनका कार्यान्वयन, उनका इम्प्लीमेंटेशन जल्दी और सुचारू रूप से हो। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि बहुत बरसों के बाद हम ये देख रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री अपनी चॉइस का मंत्रिमंडल बना रहा है। ये अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए, और अच्छी बात इसलिए है कि अब उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचता कि मैं ये काम इसलिए नहीं कर सका क्योंकि मेरे पास बहुमत नहीं था, मेरे पास मैंडेट नहीं था, मैं अपनी टीम नहीं बना सका। मैं, जैसे क्रिकेट में होता है कि मैं 4 बैट्समैन टॉप, कोई दूसरा कोच नहीं है उसमें हस्तक्षेप करने वाला, खुद कर रहे हैं वो सब कुछ। लेकिन उसके साथ साथ ये भी मानना पड़ेगा कि देखिए 2014 के बाद और जब महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ उसके बाद, रविश आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी का जो आर्गुमेंट परस्पर ये रहता था कि हम एस्पिरेशन के वोट पे, हम डेवलपमेंट के नाम पे जीते हैं। लेकिन इस फेरबदल में आइडेंटिटी का, उसकी वापसी आ गई, पहचान की राजनीति, उसकी वापसी आ गई। जैसे मिसाल के तौर पे जो अपने गिरिराज सिंह जी हैं, अब गिरिराज सिंह जी, मैं उनके खिलाफ कोई जज तो बन के बैठ नहीं सकता, लेकिन अगर उन पे कोई आरोप था, मैं पाकिस्तान भेजने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान भेजने की बात नहीं, अगर आरोप था तो बिहार सरकार केस कर सकती थी। देखिए, तो उनके पास अगर आरोप था तो वो उस आरोप से अपने आप को निजात पाकर इस मंत्रिमंडल में आ सकते थे। उसी तरह से मैं मानता हूं कि नड्डा साहब एक स्वच्छ छवि के मालिक हैं और उनके खिलाफ भी एक आरोप जो आम आदमी पार्टी ने लगाया है, अब मुझे नहीं पता कि वो आरोप सही है या गलत है, क्योंकि उसकी छानबीन अभी तक पूरी तरह से होकर समक्ष हमारे नहीं आई है। लेकिन जिन लोगों के ऊपर भी थोड़ा भी कुछ बादल थे शक और शुभा के, उनको प्रधानमंत्री बाहर रख सकते, क्योंकि उनके पास वो प्रेरोगेटिव था जो उनके कई प्रेडिसेसर्स के पास नहीं रहा। नरसिम्हा राव के जमाने से चलते, राहुल गांधी के, राजीव गांधी के बाद वो कम से कम, जो किसी के पास कम से कम ऐसे मंत्रियों को, ऐसे सांसदों को मंत्री बना सकते थे। राजीव गांधी के पास किसी के पास वो प्रेरोगेटिव नहीं रहा जो आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री के पास है, और उसका वो इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन चूंकि इस देश में आज भी आइडेंटिटी का पॉलिटिक्स सर्वोपरि है, तो फिर ये विकास का जो नारा है, फिर कौन कह रहा था कि इस चुनाव से सारे राजनीतिक हकीकत बदल गई है? तो यही तो मैं पूछना चाहता हूं आज के दिन। नरसिम्हा राव हमारे मित्र हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं, अच्छी समझ रखते हैं, इसको समझाएं
कि कल तक नरसिम्हा राव जी आप ये कह रहे थे कि ये डेवलपमेंट और विकास के नाम पर सरकार बनी है, मोदी जी को डेवलपमेंट और विकास के नाम पर ये वोट मिला है, जाति पाति का जो भेदभाव था, जो फिशर्स थे वो खत्म हो गए। लेकिन आज के दिन तो वही हमारे सामने, आप बता दे, हमको समझा दे, हम समझेंगे, हम आपको क्वेश्चन नहीं करेंगे इस पर। आएंगे जीवीएल के पास। अभी मनीष बच गए। मनीष, हम ये जानना चाहते हैं कि जेपी नड्डा का आपने मामला उठाया था, अरुण जेटली ने कहा है कि ये आरोप उनके खिलाफ सही नहीं है जो आप लोग लगा रहे हैं, और उन्होंने एक बात कही है कि कौन कहता है कि उन्होंने गलत मकसद से चिट्ठी लिखी, कुछ लोग कुछ संगठन में फिट बैठते हैं, कुछ नहीं बैठते हैं। यह हितों का टकराव कैसे, ये तो पब्लिक के हित में है, क्या उन्होंने कोई निजी हित में अपने लिए काम किया? ये जो नड्डा साहब को लेकर आप लोगों ने आज मंत्रिमंडल के बदलाव पर हमला किया, उसका जवाब ये वित्त मंत्री और नए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरुण जेटली का है। देखिए रवीश, आप अभी तक जो चर्चा कर रहे थे, मैं 30 सेकंड उस पर बात करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री का हक है कि वो कितने मंत्री रखे एक सीमा के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल सीमा के अंदर। लेकिन और जो नरसिम्हा साहब कह रहे थे कि हम इंस्टीट्यूशंस को छोटा कर रहे हैं, जब भी सरकार बनती है, कोई नई सरकार बनती है, मैं पत्रकारिता करता था उस समय से देखता आ रहा हूं कि नई सरकार बनती है, नया रिजीम आता है, तो पुराने गठित किए गए बोर्ड्स को, पुराने गठित किए गए तमाम आयोगों को बदलते हैं, उनके लोगों को हटाते हैं, स्टाफ की संख्या कम करते हैं, क्योंकि पहले वाले लोग अनुकंपा पे नियुक्ति पाए होते हैं। फिर नई वाली सरकार आती है, नए इंस्टीट्यूशंस बनाती है, नए लोगों को अनुकंपा के हिसाब से अपने पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स करती है। तो ये तो टर्निंग पीरियड है, थोड़े दिन बाद, 6 महीने बाद आप देखिएगा, और 2-4 महीने बाद आपको लगेगा कि पुराने इंस्टीट्यूशंस खत्म हो गए, नए इंस्टीट्यूशंस उतनी संख्या में या उससे बड़ी संख्या में और खड़े हो गए हैं और पॉलिटिकल अपॉइंटी आके बैठ गए हैं। तो ये कोई मिनिमम गवर्नेंस का वो नहीं है। दूसरी बात आपने अभी स्वास्थ्य मंत्रालय की कही, मैं 2 दिन पहले एम्स गया था किसी काम से, वहां पे एक डॉक्टर ने मुझे बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा, मैंने उनसे पूछा भाई ऑनेस्ट मिनिस्टर का तमगा था इनका, क्या हुआ हर्षवर्धन जी का? तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, साहब आजकल तो हालत ये हो गई है कि पूरे के पूरे स्वास्थ्य मंत्रालय में दूर दूर तक कोई अधिकारी अगर ईमानदारी से काम करने की बात करता है तो मां कहती है कि ईमानदारी मत कर बेटा, वरना हर्षवर्धन जी ट्रांसफर करा देंगे। ये कहानी है, चाहे वो संजीव चतुर्वेदी का मसला हो। ये आपने कहानी एम्स की कहानी, एम्स के डॉक्टर ने मुझे बोला। हाँ ठीक है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि साहब वो उसी दिन जेठी साहब को तबादला किया गया था, जेठी साहब की बात करी गई थी, उससे पहले संजीव चतुर्वेदी की बात करी गई थी। और दिलचस्प बात यह है कि हर्षवर्धन जी अपने द्वारा किए गए इन ट्रांसफर्स को जस्टिफाई नहीं कर पाए, देश के सामने कोई इसका जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए, और अल्टीमेटली जेपी नड्डा साहब को भेजा गया कि साहब ये हर्षवर्धन जी से तो हो नहीं रहा, जब आप इतने डिटरमाइंड हैं तो आप खुद जाके अब इसको सेटिस्फाई करो। ये इस लॉजिक में भी एक विचित्र बात है, इससे पहले कि जीवीएल बोले, अगर प्रधानमंत्री की यही दिलचस्पी है कि उस विवाद को हर्षवर्धन जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, नड्डा को भेजो, तो नड्डा से जाने से तो वो विवाद और बढ़ जाता है ना? वो एक बात नहीं, आपने जवाब नहीं दिया। जो अरुण जेटली ने कहा उसका आपने जवाब नहीं दिया। अरुण जेटली ने कहा कि ये उसी पे आ रहा हूं रवीश। हाँ, उसी पे आ रहा हूं कि अब नड्डा साहब को लाने से क्या हंगामा हो गया। नड्डा साहब ने कांग्रेस के रिजीम में कहा, तब वो बेचैनी दिखा रहे थे। नड्डा साहब ने तमाम इन सब चीजों पे कहा, हर्षवर्धन जी के आने के बाद बेचैनी दिखाई, और सीधे सीधे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है। आपने अपने प्रोग्राम के शुरू में उस पूरे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कही, मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन किस तरह से उन्होंने एक अधिकारी को बचाने के लिए, एक करप्शन के आरोप में अधिकारी को बचाने के लिए ये बेचैनी कांग्रेस सरकार के समय में दिखाई थी कि संजीव चतुर्वेदी को हटाओ वरना ये सारे पर्दाफाश कर देगा, और अब हर्षवर्धन जी के आते ही वो पूरी तरह से चढ़ गए राशन पानी लेकर, और संजीव चतुर्वेदी का एक तरह से हटवाने के आदेश करवा के माने। ये सीधे सीधे कॉन्फ्लिक्ट, ये कोई मामूली बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे मुखर एक आदमी के खिलाफ में आवाज उठा रहा था, उसी के खिलाफ उसी को मंत्री बना दिया गया।